Hello CFNL students. Today I am going to record part number 2 of the audit of CFS chapter. We will continue with our audit revision series. तो आज ही अपनी अनाउंसमेंट आई है कि ICAI के पेपर होने जा रहे हैं, तो अपन को अब प्रिपरेशन अपनी बूस्टअप कर देनी है, अपने को मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट यू क्लियर इन दीज एग्जामिनेशंस. सो होपिंग फॉर द बेस्ट. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर रिविजन. तो अब देखो, अब अपन ने पहले उस वाले पिछले लेक्चर में पढ़ा था परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड द करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स. तो अब अपन पढ़ते हैं कि देखो करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स के लिए हम रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करेंगे. कौन कौन से रिकॉर्ड्स? होल्डिंग कंपनी रिकॉर्ड्स और सब्सिडरी कंपनी रिकॉर्ड्स को. लेकिन अपार्ट फ्रॉम रिव्यूइंग दीज रिकॉर्ड्स हम उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें देखेंगे. हम चेक करेंगे कि क्या इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट बैलेंस एलिमिनेट हुए हैं, क्या हमने यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई है. अगर नहीं लगाई है तो क्या, देखो अगर इंड एस है तो आपको हार्मोनाइज करना पड़ेगा, ठीक है. लेकिन अगर आपने एएस है तो आपने क्या डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया. देखो अगर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी आप एएस में नहीं लगाते हो तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है. अगर आप इंड एस में नहीं लगाते तो आपको क्या बोलते हैं, उसे आपको इंड एस में तो ऑप्शन ही नहीं है. आपको यू हैव टू हार्मोनाइज द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड द सब्सिडरी कंपनी. तो आपको ये समझना है कि देखो एएस में है तो आपको डिस्क्लोजर देना है अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट है, एंड इन इंड एस इट कैन नॉट बी डिफरेंट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट इन आवर फर्स्ट वीडियो. तो अपन को देखो इंट्राग्रुप बैलेंसेस एलिमिनेट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए. अगर एएस है तो डिस्क्लोजर देना है, अगर इंड एएस है तो उसे हार्मोनाइज करना है, ठीक है. और हमें कन्वर्जन करनी है ऑफ दी फॉरेन में अगर कोई मेरी सब्सिडरी है तो देन वी नीड टू कन्वर्ट इट आउट, है ना, यूजिंग इंड एस 21, है ना. फिर अपन चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ द एनसीआई, है ना. वी हैव टू वेरीफाई द एडजस्टमेंट्स पर्टेनिंग टू डेफर टैक्स. लेकिन लेट सपोज कि आपने अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री एलिमिनेट किया, तो अब उसकी वजह से जो डेफर टैक्स के ऊपर इम्पैक्ट आया है वो भी आपको रिकॉर्ड करना है. और हमें ऑब्वियसली बात है, वी नीड टू रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम द डेट व्हेन द holding company obtains the control of the subsidiary company. So the date that is relevant here is only the date of it is the date when the entity obtains the control of the other entity. So जिस दिन कंट्रोल मिला उस दिन से लेकर जिस दिन तक कंट्रोल खत्म हुआ उस दिन तक के हम इनकम एंड एक्सपेंसेस को क्लब करेंगे. अब आपको पता होगा जब बैलेंस शीट में गुडविल आती है इन द केस ऑफ कंसोलिडेशन वी नीड टू टेस्ट इट फॉर इम्पेयरमेंट एवरी ईयर. तो हमें हर बारी उसे इम्पेयरमेंट लॉस के लिए चेक करना है, ये इंड एस 36 बोलता है ना. और हमें ये भी देखना है कि अगर मान लो सब्सिडरी में लॉस है तो इसका मतलब दिस इज एन इंडिकेटर दैट देयर माइट बी एन इम्पेयरमेंट ऑफ द गुडविल, ठीक है. तो ये एक इंडिकेटर है, अगर आपका मतलब लॉस है ना उधर सब्सिडरी में तो दिस इज एन इंडिकेटर. आप इंड एस 36 में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं अपन, ठीक है. अभी अपन रेलिवेंट इतना ही पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है. अगर मान लो अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर मान लो सब्सिडरी के लेट सपोज कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट इज़ डिफरेंट, लेट सपोज उनकी जो सब्सिडरी जो डेट है वो है 31 दिसंबर और जो होल्डिंग कंपनी जो डेट है दैट इज़ 31 मार्च. तो दैट इज़ डिफरेंट डेट. तो अब अपन को जो मैक्सिमम गैप हो सकता है इन इंड एएस इट कैन बी ऑफ ओनली 3 मंथ एंड इन एएस इट कैन बी ऑफ 6 मंथ. तो आपको ये माइंड में रखना है कि एएस इंड एएस में 3 महीने का ही हो सकता है मैक्सिमम गैप, मतलब रिपोर्टिंग डेट के बीच में बिटवीन द होल्डिंग कंपनी एंड द सब्सिडरी कंपनी, एंड in AS it can be only of the 6 month. अपना ये भी पॉइंट हो जाता है. अब हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वही डिस्क्लोजर्स देने हैं जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है. तो जो स्टैंड अलोन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है हमें उन्हें डिस्क्लोजर नहीं देना है. तो ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिर्फ वही नोट दे दैट गिव्स द ट्रू एंड फेयर व्यू. तो ऑडिटर शुड एग्जामाइन दैट द नोट्स रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू. और हम कोई एडिशनल स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन अगर देनी है तो क्या हमने वो डिस्क्लोज करी है या नहीं करी है. तो अगर मैं बोलूँ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा रिक्वायर था क्या हमने वो डिस्क्लोज किया या नहीं किया, एंड दैट गिव्स द ट्रू एंड फेयर व्यू. और क्या जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रिक्वायर था क्या हमने उसे डिस्क्लोज किया है या नहीं किया. ये भी अपना पॉइंट. ऑडिटर नीड्स टू एग्जामाइन फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोजर्स. उसे क्या वेरीफाई करना है कि जो एएस रिक्वायर करता था, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एएस जो रिक्वायर करता था क्या वो डिस्क्लोजर्स दिए गए, एंड दैट गिव्स द ट्रू एंड फेयर व्यू एंड ऑल दिस एडिशनल स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन हैव बीन डिस्क्लोज्ड. तो ये हमारा पॉइंट है. अब देखो आपको जब आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे होंगे तो वहाँ पे सेपरेटली एक जाता है डिस्क्लोजर जिसमें बताया जाता है कि टोटल एसेट्स में कितने एसेट्स होल्डिंग के हैं, कितने सब्सिडरी के हैं. तो अब इसमें हमें बताना है सेपरेटली फॉर द पेरेंट एंड ईच ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट
हमें सेपरेटली बताना है कि पेरेंट का इतना एसेट है, कंपोनेंट्स का इतना एसेट है। तो देखो मान लो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 100 रुपये एसेट आ रहा है, उसमें से पता चला 50 रुपये होल्डिंग का है, 40 रुपये सब्सिडरी है, सब्सिडरी नंबर 1 एंड 10 रुपये सब्सिडरी नंबर 2। तो हमें अलग से डिस्क्लोज करना है कितना नेट एसेट्स मतलब पेरेंट का है, कितना उसका कंपोनेंट्स का है। सिमिलर बेसिस पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी उसका सेपरेट डिस्क्लोज करना है एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। तो अगर मैं बोलूँ नेट एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ओसीआई, ये हमें सेपरेटली बताना है। होल्डिंग का इतना है, सब्सिडरी 1 का इतना, सब्सिडरी 2, सब्सिडरी 3 एंड सो ऑन। तो ये अपना पॉइंट है, तो अपने वो सेपरेट डिस्क्लोजर देना है। अब अपन पढ़ रहे थे कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कौन से ऐसे डिस्क्लोजर्स है जो कि हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो देते हैं, लेकिन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर दी consolidated financial statement. That this means that need not be given in the consolidated financial statement. So this is a very important question. It has never been asked in the examination, but mark it as very very important. तो अब देखो ऐसे कौन से क्या बोलते हैं अपने मतलब ऐसे कौन से नोट्स है जो डिस्क्लोजर्स है जो हम स्टैंड अलोन में देते लेकिन कंसोल में नहीं देते। तो देखो सबसे पहला तो है किस सोर्स से हमने बोनस शेयर्स इशू किया है। तो बोनस शेयर कैन बी इशूड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इस टाइप के मुझे एक्चुअल में आइडिया नहीं है कि कहाँ से बोनस शेयर्स इशू हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दिस नीड नॉट बी गिवन इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज रेलिवेंट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें ये वाला नोट देना नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे नोट, जैसे मान लो कि कितना अनयूटिलाइज अमाउंट बचा है, ठीक है, कितना अनयूटिलाइज अमाउंट बचा है इशू, जो मतलब मान लो लेट सपोज मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किए थे तो उसका कितना अनयूटिलाइज अमाउंट बचा है। डिस्क्लोजर ऑफ ऑल अनयूटिलाइज मनी आउट ऑफ द इशू इंडिकेट इन द फॉर्म इन विच सच अनयूटिलाइज फंड्स हैव बीन इन्वेस्टिंग। तो मुझे ये बताना है कि किस फॉर्म में वो मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। जो एमएसएमई का हम डिस्क्लोजर देते हैं वो भी हमें सेपरेटली देने की जरूरत नहीं है। हमें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी सेपरेटली देने की जरूरत नहीं है। हम जब वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स को बाइफरकेट करते हैं कि हमने रॉ मटेरियल कितना इंपोर्ट किया, कंपोनेंट एंड स्पेयर पार्ट्स कितने इंपोर्ट किए एंड कैपिटल गुड्स कितने इंपोर्ट किए, तो हमें इसका भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें ये भी बताना होता है कि हमने कितना एक्सपेंडिचर किया इन फॉरेन करेंसी ऑन रॉयल्टी, नो हाउ, प्रोफेशनल कंसल्टेशन, इंटरेस्ट एंड अदर मैटर्स। तो वो भी हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट देने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, बोनस शेयर का सोर्स बताने की जरूरत नहीं है, हमें बोनस शेयर का सोर्स नहीं बताने की जरूरत है, अनयूटिलाइज मनीज का नहीं बताना, एमएसएमई का नहीं बताना, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। हमें इंपोर्ट्स को बाइफरकेट नहीं, मतलब हमें इंपोर्ट्स नहीं बताने कि रॉ मटेरियल का कितना इंपोर्ट है, स्पेयर पार्ट्स का कितना इंपोर्ट है एंड कैपिटल गुड्स का कितना इंपोर्ट है। हमें फॉरेन करेंसी के एक्सपेंडिचर का बाइफरकेशन नहीं देना, ठीक है। और हमें वैल्यू ऑफ ऑल इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड द वैल्यू ऑफ ऑल इंडिजीनियस रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। तो आपने देखा होगा बेसिकली डिस्क्लोजर जाता है कि हमने कितना माल परचेज किया था, इंपोर्ट किया था और कितना हमने डोमेस्टिकली परचेज किया, तो वो वाला डिस्क्लोजर भी नहीं जाना। इस बेसिकली पॉइंट का मतलब ये है कि कितना माल हमने इंपोर्ट किया था और विज़ कितना माल हमने डोमेस्टिकली परचेज किया, तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो हमें ना तो इंपोर्ट का डिस्क्लोजर देना, तो ऑब्वियसली बात है उसका कंपैरिजन का भी डिस्क्लोजर नहीं देना इन रेस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक परचेजेस, ये भी अपना पॉइंट हो जाता है। हमने कितना अमाउंट रेमिट किया इन द फॉरेन करेंसी आउटसाइड इंडिया एज अ डिविडेंड टू द नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स, तो ये भी हमें डिस्क्लोजर नहीं देना इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फिर अपन चलते हैं अर्निंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज हमने कितनी करी इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब देखो क्या से हम अर्निंग्स कर सकते हैं, एक्सपोर्ट से, रॉयल्टी से, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अदर इनकम। तो हमने एक्सपोर्ट हमने पैसा कमाया, ठीक है। ऊपर जो था वो क्या था, एक्सपेंडिचर था। यहाँ पे क्या है, पैसा कमाया, तो दोनों ही डिस्क्लोजर नहीं देने। तो ना एक्सपेंडिचर का डिस्क्लोजर देना है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स है दैट वी नीड नॉट गिव। तो अब अपन को एमआरएल की बात आती है, तो ऐसे 580 बोलता है अपन को एमआरएल लेना है, ठीक है। तो पहले मैं एक बार आपको पुराना रिवाइज करा देता हूँ। देखो बोनस शेयर का नहीं बताना अपन को, अनयूटिलाइज मनी के बारे में नहीं बनाना, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। फिर अपन चलते हैं वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स नहीं बताना, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इंपोर्ट्स नहीं बताना, तो उसका डोमेस्टिक के साथ कंपैरिजन भी नहीं बताना, ठीक, कितना डोमेस्टिक यूज़ किया, कितना इंपोर्टेड यूज़ किया, ठीक है। फिर हमें एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी के बारे में नहीं बताना, अर्निंग्स इन फॉरेन करेंसी के बारे में नहीं बताना। तो अब मेजर ये पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपन को एमआरएल लेना है मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट से हम क्या क्या एमआरएल लेंगे, तो हम वही एमआरएल लेंगे जो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अगर सबसे
पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा था पेरेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी दैट दे नीड टू आइडेंटिफाई द कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स को वो आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। तो हम इसके लिए MRL लेने जा रहे हैं। तो अब हम देखो अभी हम क्या किस चीज़ का MRL लेने वाले हैं, ऊपर वाले पॉइंट्स का, ठीक, कंप्लीटनेस ऑफ द कॉम्पोनेंट्स, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, और क्या हमने प्रॉपर कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स करी है या नहीं करी है। तो इन चीज़ों का हम MRL लेने वाले हैं। अब अपन चलते रिपोर्टिंग। तो अब ऑडिटर को कैसे रिपोर्ट करना है, अब ये डिपेंड करता है क्या पेरेंट का जो ऑडिटर है दैट इज ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ द कॉम्पोनेंट। तो देखो सबसे पहला केस क्या है, पेरेंट का ऑडिटर, व्हेन द पेरेंट ऑडिटर इज ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ ऑल इट्स कॉम्पोनेंट्स। तो देखो जब पेरेंट का ऑडिटर है, कॉम्पोनेंट का भी ऑडिटर है, मतलब जो होल्डिंग का ऑडिटर है वही सब्सिडरी का ऑडिटर है, तो ऑब्वियस सी बात है नाउ द पेरेंट इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑडिट रिपोर्ट। तो उसे प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करने हैं जो कि स्टैंडर्ड्स में ले डाउन किए गए हैं, ठीक है। उसे ऐसे 705 के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर दी है अगर जरूरत है तो, ठीक है। और उसे ये भी चेक करना है कि दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन ये वाला क्वेश्चन कभी भी पेपर में आएगा नहीं। आएगा क्या, व्हेन द पेरेंट ऑडिटर इज नॉट द ऑडिटर ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट। तो जब होल्डिंग का ऑडिटर कॉम्पोनेंट्स का ऑडिटर नहीं है तो सबसे पहले आपको माइंड में आना चाहिए ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, होल्डिंग का ऑडिटर इज यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स। तो अब ऑब्वियस सी बात है इसमें वो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा डालता है। देखो जब भी ऑडिट रिपोर्ट होती है ना तो उसमें हम ये अदर मैटर्स के अंदर डालते हैं, अदर मैटर्स के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये MCQ में भी पूछा जा सकता है। देखो मैं आपको ना कोई बैलेंस शीट दिखाता हूँ। तो देखो ये मैंने रेमंड्स की बैलेंस शीट खोली। अब देखो इसमें आप ध्यान से पढ़ना, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैलेंस शीट है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा, अदर मैटर्स पैरा के अंदर ये लिखा जाता है एज पर ऐसे 600 दैट वी डिड नॉट ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑफ दी सब्सिडरीज जिनके टोटल एसेट्स इतने थे, नेट एसेट्स इतने थे, टोटल रेवेन्यूज इतने थे और नेट कैश आउटफ्लोज इतने थे। तो ये हमें बताना होता है। अगर आप देखो तो यही वाला फंडा है। तो देखो जब जब हमारे दूसरे ऑडिटर का वर्क यूज़ किया तो अदर मैटर पैराग्राफ में मुझे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना पड़ता है, जहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि मेरा कितना अमाउंट और परसेंटेज, मैं या तो अमाउंट बताता हूँ या परसेंटेज बताता हूँ ऑफ द टोटल एसेट्स, रेवेन्यूज, कैश फ्लोज जो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड हुए हैं, दैट इज नॉट ऑडिटेड बाय मी, दैट इज नॉट ऑडिटेड बाय द होल्डिंग कंपनीज ऑडिटर, दैट इज ऑडिटेड बाय ईदर, मतलब दैट इज ऑडिटेड बाय सम अनदर ऑडिटर। तो मैं उसका अदर मैटर पैराग्राफ में एक डिस्क्लोजर देता हूँ। तो ये आपको माइंड में रखना है। अब अपन समझते हैं जहाँ पे मान लो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है, मतलब लेट सपोज मेरी जो सब्सिडरी है वो US में है, दैट फॉलोज US गैप, और हमारे यहाँ पे क्या चलता है, इंड एस। तो अब देखो US गैप और इंड एस में फ़र्क है। तो देखो इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो मैं क्या करूँ US वाले ऑडिटर को ही बोल दिया जाए कि हमने क्या करी, ये ग्रुप की अकाउंटिंग पॉलिसी बना ली। हमने क्या किया, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी या डिस्क्लोजर देते ना बैलेंस शीट में, हमने क्या किया वो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी US वाले बंदे भेज दी और बोला कि आप इसके हिसाब से ऑडिट चेक कर लेना, ठीक है। तो अब देखो अब मेरी क्या है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। क्यों? क्योंकि वो बंदा क्या चेक करेगा कि वो ग्रुप की अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से बनी या नहीं बनी। लेकिन मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी बस ये देखना है मुझे कि जो ग्रुप की अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या वो इंड एस के साथ मैच कर रही है नहीं कर रही। देखो क्या हुआ, आप पहले ध्यान से समझो, इंड एस को मुझे मैच करना है किसके साथ, ग्रुप की अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ। अब ये ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी कौन यूज़ करेगा, US वाला ऑडिटर यूज़ करेगा वहाँ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। तो वो ओपिनियन में क्या देगा, वो बोलेगा कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं दैट आर इन कंप्लायंस विद द ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी। और मुझे क्या चेक करना है, होल्डिंग कंपनी ऑडिटर को मुझे बस इतना सा चेक करना है दैट द ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी आर इन कंप्लायंस विद द इंड एस, ठीक है। तो ये तो पहला सिनेरियो हो गया। इसमें क्या है, मेरी थोड़ा काम कम है। लेकिन मान लो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा वाला ये हो सकता है कि वो बंदा US गैप में ही ऑडिट करे, तो उसने US गैप में ऑडिट कर दिया जी। अब भाई देखो वहाँ के स्टैंडर्ड्स अलग है और इंड एस अलग है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन एडजस्टमेंट चेक करनी पड़ेगी। तो पहले वाले में क्या, मतलब दूसरे वाले में क्या हो रहा है, द कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स आर ऑडिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर टू एंश्योर दैट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज सुटेबल और अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। तो देखो पहले में क्या हो सकता है कि मैं पहले वाले में क्या था कि ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी को मुझे मैच करना था इंड एस के साथ। पहले में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, मैं मतलब पेरेंट का ऑडिटर। तो पेरेंट के ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी,
कि that they should match the group accounting policy with the respective notified अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर सेक्शन 133, तो उसके साथ मैच करना है, पहला पॉइंट। तो दूसरा क्या हो सकता था कि मैंने वहाँ वाले गैप के हिसाब से जो ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है उन्हें पकड़ा और उनके ऊपर कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स करी। तो ये दो मैथडोलॉजी है, ठीक है। अब आपको दोनों पेपर में आ सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मान लो मेरा ऑडिटिंग फ्रेमवर्क ही डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स, तो मतलब हमारा ऑडिटिंग फ्रेमवर्क ही डिफरेंट है, तो अब इसमें हमें बस क्या चेक करना है, हमें बस इतना सा चेक करना है कि हमें ये देखना है कि बेसिकली हमारा क्या बोलते हैं जो ऑडिटिंग फ्रेमवर्क है ना वो मोटा मोटी मैच हो। द कंपोनेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड ऑल्सो बी ऑडिटेड, मतलब जो सब्सिडरी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी ऑडिट होनी चाहिए अंडर अ फ्रेमवर्क दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इट इज़ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो हमें बेसिकली देखना है कि हमारे स्टैंडर्ड और उनके स्टैंडर्ड दैट बेसिकली कॉरस्पॉन्ड्स टू ईच अदर, मतलब मोटा मोटी मैच होते हो, ठीक है। तो इंडियन गैस के हिसाब से मतलब वो होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कोई ऑडिट ही नहीं हुआ कॉम्पोनेंट का, then we should modify our report in accordance with SA 705, तो हमें मॉडिफिकेशन करनी है। तो लेट सपोज मेरी सब्सिडरी दुबई में है, दुबई में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अपन को फिर मॉडिफिकेशन डालना है एज पर SA 705। तो अपन का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, आप इस अटेम्प्ट में पक्का क्लियर करना, तो आई विल फील वेरी हैप्पी ना। तो इसी से पता चलेगा कि मेरी क्लासेस बेनिफिट हो रही है या नहीं हो रही है। तो प्लीज़ विश यू ऑल दी बेस्ट, आप करते जाओ, मैं भी वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा जितना जल्दी हो पाएगा मेरे से। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्सिमम चैप्टर्स कवर कर पाऊँ, बट आई कैन नॉट अश्योर कि मैं सारा कर पाऊँगा, लेकिन बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर एवरी चैप्टर। थैंक्स अ लॉट।